नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी हकदारी। उषा अभी लौटी नहीं है। मेरे घर पहुंचते ही अम्मा ने मुझे रिपोर्ट दी। मैं सेंटर जाता हूँ। मैं फिक्र में पड़ गया। दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक का समय उषा एक कढ़ाई सेंटर पर बिताया करती, अपने रोजगार के तहत। शहर के बाहर बनी हमारी LIG कॉलोनी के हमारे सरकारी क्वार्टर से कोई 20 मिनट के पैदल रास्ते के अंदर। देखिया, अम्मा ने हामी भरी। 7 बजने को है। उषा के मायके से यहाँ फोन आया था। कढ़ाई सेंटर की मालकिन मी मुझे देखते ही मेरे पास चली आई। उस सेंटर की लेबर सभी स्त्रियां अपनी मालकिन को मी ही बुलाया करती। टेलीफोन पर अपने नाम की जगह हर बार उसे जब लेबर ने मी जवाब देते हुए सुना तो बेचारी अनपढ़ यही सोच बैठी कि उसका नाम ही मी है। उषा के बताने पर मैंने मी का खुलासा खोला भी। तब भी आपस में वे उसे मी ही कहा करती। कौन बोल रहा था? मैंने पूछा। उसकी बहन शशि बता रही थी उनकी माँ की हालत बहुत खराब है। कितने बजे आया यह फोन? यही कोई 3 साढ़े 3 बजे के बीच। मैं घर लौट आया। पन्ना लाल कुछ ज्यादा ही अलगर्जी दिखा रहा है। अम्मा ने डंका पीटा और लड़ाई का फरमान जारी कर दिया। पाजी ने हमें कुछ बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझी, और जब हम पूछेंगे तो बेहया बोल देगा कि कढ़ाई सेंटर से खबर ले ली होती। देखो तो, मुझे शक हुआ। उषा यहाँ से कुछ ले तो नहीं गई। 4 महीने के आर पार फैली हमारी गृहस्थी की पटरी सही बैठनी बाकी रही। उषा ही की वजह से बीच बीच में वह पर निकाल लिया करती। परी समझती रही अपने को। उषा की कीमती साड़ियाँ और सोने की बालियाँ अम्मा के ताले में बंद रहा करती। सभी को वहाँ ज्यों के त्यों मौजूद देखकर हमें तसल्ली मिली। तारा देई जरूर ज्यादा बीमार रही होगी, मैंने कहा। उषा की माँ का नाम तारा देई था और बाप का पन्ना लाल। तो क्या उसे फूंक कर ही आएगी? अम्मा हंसने लगी। अगली सुबह दफ्तर जाते समय मेरी साइकिल अपने आप ही उषा के मायके के घर की तरफ मुड़ ली। कढ़ाई वाली गली। पन्ना लाल का वहाँ अपना पुश्तैनी मकान था। तारा देई से पहले उसकी माँ कढ़ाई का काम करती रही थी, और अब तारा देई और उसकी बेटियां उसी की साख के बूते पर खूब काम पाती और अच्छे टाइम पर निपटा भी दिया करती। इसी पुराने अभ्यास के कारण उषा की कढ़ाई इधर हमारे एरिया भर में भी मशहूर रही। कढ़ाई सेंटर की मालकिन तो खैर उस पर लट्टू ही रहा करती। इधर सब लोग कैसे हैं? पन्ना लाल के घर के बगल ही में एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई पन्ना लाल को बहुत मानता था और मेरी खूब खातिर करता। मुझे देखते ही एक दोना उठाता और कभी ताजा बना गुलाब जामुन उसमें मेरे लिए परोस देता, तो कभी लड्डू की गरम बूंदी। आओ बेटा। उस समय वह गरम जलेबी निकाल रहा था। हाथ का काम रोककर उसने उसी पल कढ़ाई की जलेबी एक दोने में भर दी। इन्हें पहले चखो तो। कल उषा यहाँ आई थी। जलेबी मैंने पकड़ ली। तारा देई अस्पताल में दाखिल है, हलवाई ने कहा। उसकी हालत बहुत नाजुक है। सभी बच्चियां वहीं गई हैं। उषा के परिवार में भी मेरे परिवार की तरह ही एक ही पुरुष जन था, पन्ना लाल। बाकी वे 5 बहनें ही बहनें थीं। शादी भी अभी तक सिर्फ उषा की ही हुई थी। सिविल में? मैंने पूछा। वहीं ही, सरकारी जो ठहरा। उस दिन दफ्तर में अपना पूरा समय मैंने ऊहा पोह में काटा। अस्पताल जाऊं न जाऊं, अम्मा क्या बोलेंगी, क्या सोचेंगी? मुझे बताए बगैर ससुराल वालों से मिलने लगा। मेरी सलाह बगैर उधर हलवाई के पास चला गया। जलेबी भी खा ली। कढ़ाई वाली गली में मेरे आने जाने को लेकर अम्मा बहुत चौकस रहा करती। उषा के परिवार में से मेरी किस किस से बात हुई, वहाँ मुझे क्या क्या खिलाया पिलाया गया, क्या क्या समझाया बुझाया गया। सिविल जाना फिर मैं टाल ही गया। शाम घर पहुंचा तो अम्मा फिर पिछौहे वैर भाव पर सवार हो ली। समधी आने की ढिठाई अब आसमान छू रही है। अभी तक कोई खबर नहीं भेजी। ढिठाई है तो मैंने झट हाँ में हाँ मिला दी। हलवाई की खबर न खोली। अम्मा के सवालों की बौछार के लिए मैं तैयार न था। दिल अपना मजबूत रखना, अब इतनी ढिलाई देनी ठीक नहीं। तारा देई बीमार है तो ऐसी कौन सी आफत है? उषा के अलावा उधर उसे देखने वालियां 4 और हैं। उषा को क्या सबसे ज्यादा देखना भालना आता है? पन्ना लाल के पास मानो फुर्सत नहीं, तो उषा को यहाँ आकर हमें पूछना बतलाना जरूरी नहीं रहा क्या? तीसरा दिन भी गुजर गया बिना कोई खबर पाए। फिर चौथा दिन गुजरा, फिर 5वां, फिर छठा। पास पड़ोस से उषा को पूछने कई स्त्रियां आईं।
सभी की कढ़ाई उषा की सलाह से आगे बढ़ा करती। उषा कहीं दिखाई नहीं दे रही। अम्मा से सभी ने पूछा, रूठ कर चली गई क्या? हुनर वाली तो है ही, इधर काम छोड़ेगी तो उधर पकड़ लेगी। काम तो उधर उसने पकड़ ही लिया है। अम्मा के पास हर सवाल का जवाब रहा करता। उसकी माँ को कढ़ाई का कोई बड़ा ऑर्डर मिला था और अपनी इस गुलाम को उसने बुलवा भेजा। हमें कौन परवाह है हमारी बला से, उनकी गुलामी उसे भाती है तो भाई रहे। 7वें रोज पन्नालाल मेरे दफ्तर चला आया। मन में मेरे मलाल तो मनो रहा, लेकिन खुलेआम उसकी बेलिहाजी मुझसे हो न पाई और लोगों को दिखाने भर के लिए मैंने उसके पांव छू लिए। हमारे दफ्तर में कई लोग उसे जानते थे, हालांकि उसका दफ्तर हमारे दफ्तर से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर तो ही था। हम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जिस यूनियन के बूते बोनस और तरक्की पाते रहे, उस यूनियन का वह लगातार 3 साल तक सेक्रेटरी रह चुका था और इन दिनों उसका वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था। मेरे पिता के गुजरने पर इस दफ्तर में मृतक आश्रित की हैसियत से मुझे उनकी चपरासीगिरी दिलाने में भी उसने खूब दौड़ धूप की थी। हालांकि अम्मा तो तभी बूझी थी, इस पन्नालाल के मन में अपनी एक लड़की को इधर खिसकाने का इरादा है। हमारे साथ बुरी बीती है। पन्नालाल ने मेरे कंधे पर अपना एक हाथ ला टिकाया। बहुत बुरी बीती है बेटा। तारादेई के दोनों गुर्दे जवाब दे गए। बेहाली की एक ही सूरत बची थी, उसके एक गुर्दे की बदलाई। लेकिन गुर्दा तो बहुत ऊंची कीमत पर बिकता है। मुझे अपने दफ्तर में अगर कोई एक चीज बहुत पसंद थी तो वह था सुबह का अखबार। उसे मैं जरूर पढ़ता और रोज पढ़ता। वही अखबार ही से मैंने जाना था उधर पंजाब के कुछ पेशेवर डॉक्टर गुर्दों की खरीद और बेची में धर लिए गए थे। गरीब रिक्शे वालों मजदूरों से औने पौने दाम पर गुर्दे खरीदते रहे थे और अमीर मरीजों से एक एक गुर्दे की कीमत की एवज में 40 से 50,000 रुपए तक ऐंठते थे। नहीं, पन्नालाल झेप गया। डॉक्टर लोग बाहर से गुर्दा तभी खरीदने को बोलते हैं जब घर वालों में से किसी का भी खून और टिश्यू मरीज से मेल न खाता हो। उषा का गुर्दा लेंगे? मुझे खटका हुआ। खून ही उसका मेल खाया, टिश्यू ही उसका मेल खाया। पन्नालाल की झेप बढ़ गई। क्या मैंने और क्या उन चारों लड़कियों ने सभी टेस्ट करवाए, लेकिन न डॉक्टर लोग ने उषा ही के लिए हामी भरी। गुर्दा ले भी लिया। मेरे तलुओं और हथेलियों पर अंगारे दौड़ गए। मजबूरी ही ऐसी रही, क्या करते, कहाँ जाते। हमारे पास आते। पन्नालाल का हाथ अपने कंधे से मैंने नीचे झटक दिया। कब आते? एक बार जो अस्पताल पहुंचे तो फिर दम मारने की फुर्सत न मिली। इस बीच हलवाई भाई ने लड़कियों को बतला दिया था। तुम्हें खबर है, पूरी खबर है। हमने बल्कि सोचा तुम जरूर कहीं फंस गए हो जो दोबारा खबर लेने नहीं आ पाए। न घर पर न ही अस्पताल में। उषा कहाँ है? मैंने थूक निकला। तुम्हारे क्वार्टर पर, अभी उसे वहीं पहुंचा कर आ रहा हूँ। थोड़ी कमजोरी की हालत में है। डॉक्टर लोगों ने 10 दिन का आराम बतलाया है, ध्यान रखना। मेरी तरफ पन्नालाल की पीठ होने की देर थी कि साइकिल स्टैंड से अपनी साइकिल मैंने उठाई और अपने क्वार्टर की ओर लपक लिया। आ गई है। अम्मा बाहर के बरामदे की दीवार की ओट में हाथ का पंखा लिए बैठी थी। 2-2 क्वार्टरों के सेट में बने हमारे साझे बरामदे के बीचों बीच हमने और हमारे बगल वालों ने खुले ईंटों की एक दीवार खड़ी कर ली थी ताकि अपनी अपनी हकदारी का दोनों को एक समान ध्यान रहे। कहाँ है? मैं चीखा। अंगारों की चुनचुनाहट अब मेरी बोटी बोटी में दाखिल हो चुकी थी। क्या बात है? छत के पंखे वाले अपने कमरे से उषा बाहर निकल आई, हाल बेहाल और रंग एकदम पीला, मानो सारा खून निचुड़ गया हो। तेरी करतूत सुनकर आ रहा हूँ। कैसी करतूत? अम्मा की आवाज में खुशी झूल गई। क्या किया है मैंने? उषा मुकाबले पर उतर आई। 50,000 का अपना गुर्दा अपनी माँ को दान में दे आई हो, बिना हमसे पूछे जाने। क्या? अम्मा की चीख निकल गई। हाय हाय, जब ही मैं कहूँ आते ही अब बिस्तर पर क्यों लेट ली है? पन्नालाल इसे बाहर ही से छोड़कर कैसे लौट लिया है? अंदर मुझसे मुआफी मांगने क्यों नहीं आया? लेकिन आता भी तो क्या मुंह लेकर आता? क्या कहता? लीजिए लीजिए, गुदा मैंने धर लिया और गुठली लौटा रहा हूँ। गुर्दा मेरा था। उषा ऊंची उड़ने लगी। उस पर मेरा हक था। यहाँ से उसे नहीं उठाया था मैंने। तेरी यह मजाल। दीवार की खुली एक ईंट मैंने उठाई और उसके सिर पर दे मारी। इतना सब कर लेने के बाद अब अपना हक हम पर जतलाएगी? खून का फव्वारा उसके सिर से छूटते हुए अम्मा ने और मैंने एक साथ देखा, लेकिन अम्मा पहले हरकत में आई। दीवार पर अब गिर पड़ी है इस कमजोर हालत में। देख तो बेटे, इसे कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लग गई?
ओट में खड़े सभी पड़ोसी बच्चे बाहर निकलकर हमारे पास चले आए। खून देखकर बगल वाला पड़ोसी बच्चा अपनी माँ को लिवा लाया। उसने इधर उधर से बर्फ का जुगाड़ भी किया। खून रिसना बंद हो, जब बंद हो कब बंद हो। अस्पताल या डॉक्टर का नाम हम में से किसी के होठ पर न आया। आता भी कैसे? हमारे इन क्वार्टरों से डॉक्टर तो एक तरफ, डॉक्टर की जात भी मीलों मील दूर रही। बर्फ की आवाजाही की अफरा तफरी लंबी न चली। जल्दी ही उषा परले पार हो गई। मातम पुरसी के लिए जैसे ही जुटाव बढ़ने लगा, मैं अम्मा को अलग ले लिया। किसी ने मुझे ईंट चलाते हुए देखा क्या? देखा भी होगा तो किसी को हमसे क्या मतलब। अम्मा ने मुझे भींच लिया। और फिर कमबख्त उस लड़की में जान ही कितनी बची थी, टका भर। पन्नालाल चुप बैठने वाला नहीं, जिसने हमें उल्टे उस्तरे से मुड़ा। अंधेरी देकर बेशकीमती हमारी चीज उषा से निकिया ली। तीस पर इतने दिन हमें बेखबर रखा। यूनियन में उसका रुतबा ऊंचा है। कैसा रुतबा? 4-4 लड़कियां जिसकी छाती पर मूंग दल रही हूं। क्या कहेगा वह अपनी यूनियन से? और अगर कुछ कहना शुरू करेगा भी तो उसकी दूसरी बेटी इधर लिवा लाएंगे अपने पास, तेरी बहू बनाकर। मालूम नहीं कढ़ाई वाली गली के उस हलवाई की बेदाम वह जलेबी बेमौका मेरी जबान पर कैसे आ बैठी। और अम्मा की बाहों का घेरा छुड़ाकर मैं कै करने लगा। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी हकदारी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।